हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययन। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट PYQs आपको कराने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से होगा। यहाँ साइंस लिखा हुआ है, मैंने नोटिस किया था, बट ये साइंस नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक ऐसे ही हमारे चैनल पे 50 बायोलॉजी का, 50 केमिस्ट्री का और 50 मैथ्स का PYQs अपलोड कर दिया गया है। सो चलिए इस बिना टाइम वेस्ट किए इस 50 क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर होगा लाइट से। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा ह्यूमन आई। थर्ड हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फोर्थ जो चैप्टर होगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या है, ड्रॉ फॉलोइंग डायग्राम in your answer book and show the formation of image of the object AB with the help of suitable rays। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे जो रेस जो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है। तो इस टाइम में आपको याद होगा रे डायग्राम कैसे ट्रेस करते हैं। एक पैरेलल ले जाएंगे रेस और इसको फोकस से पास करा देंगे, और जो दूसरी रेज होगी उसको हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको लेकर के जाते हैं। तो ये जैसे जाएगा वैसे रिट्रेसेस ओन पाथ। तो अब ये पीछे तो क्या होगा, पीछे तो एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, तो इन दोनों को आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग, और ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द मिरर जा करके मिल जाएगा। और ये कैसा बन रहा है, यहाँ पे आपका ये A डैश हो जाएगा और ये B डैश हो जाएगा। तो इस केस में जो इमेज बना वो कैसा बना, इनलार्ज बना, बड़ा साइज का बना। और कैसा बना, तो ये आपका वर्चुअल है क्योंकि ये मिरर के पीछे है। और अपराइट है क्या, सीधा सीधा बना क्या, हाँ, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। तो इस क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। अभी वही क्वेश्चन हमने देखा और कह रहा है उसकी 4 प्रॉपर्टीज आप देखिए, है ना। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो पहला लिख दोगे आप क्या, ऐसे लिखोगे आप कि द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल आर। पहला, इमेज formed behind the mirror, image formed behind the mirror। पहला प्रॉपर्टी आपने ये लिख दिया। आप लिख दोगे दूसरी प्रॉपर्टीज में, इमेज इज इनलार्ज्ड, बड़ा बना इमेज। तीसरी प्रॉपर्टी आप क्या लिख दोगे, आप लिख दो फॉर्म्ड इमेज आर या इमेज इज लिखो, is virtual and erect। एंड चौथा आप लिख दोगे कि जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है तो आपको याद होगा कि दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, है ना। तो इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। आप इसको स्क्रीन पे नहीं बना सकते। ये 4 प्रॉपर्टीज आप लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब लेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये हो गया आपका लेंस, है ना। इसके ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर ना, 15 सेंटीमीटर दूर यहां से, मतलब U दिया हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट U बराबर -15 सेंटीमीटर ले ले, क्या बिल्कुल सही। उसके बाद कहता है ऑफ फोकल लेंथ, आपको फोकल मतलब फोकस कहीं इधर है, 10 सेंटीमीटर। तो F इसमें जो होता है उसको पॉजिटिव हम ट्रीट करते हैं, 10 सेंटीमीटर ले लिए। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे आपने बनाया, तो इसमें भी क्या करेंगे, एक पैरेलल ले जाएंगे, इधर जो आपका फोकस होगा वो इससे ऐसे निकल जाएगी रेस, फिर हम एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे और ये कहीं जाकर के इधर कहीं मिल जाएगा। तो यहाँ जो ये बना आपका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बता देंगे कि ये कहाँ पे बन रहा है। तो ये आपके ऑप्टिकल सेंटर, ये कैसे होता है, ये 2F होता है आपका। तो 2F, इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये अगर इन्फिनिटी पे होता तो ये यहाँ फोकस पे बनता, ये फोकस पे आता, मतलब 2F पे आता तो ये 2F पे बनता। अभी इन दोनों के बीच में तो 2F के मतलब यहाँ पे भी तो 2F2 रहता है, ये F1, इसको बोल दो F1, इसको 2F2, और इसको बोल दो F2, सॉरी इसको F1 बोल दो, और ये हो जाएगा 2F
2। तो 2f2 के पीछे जाके बन गया और वही वैसा ही कुछ बन रहा है। कैसा बन रहा है भाई? तो अगर ये a है और ये b है तो ये इसको क्या बोल दोगे? a डैश और इसको b डैश। तो पोजीशन बना दी है हमने, उसको देखा कि थोड़ा बड़ा साइज का बन रहा है। और कैसा है? वर्चुअल है, ये इरेक्ट है नहीं। जब लेंस में अपोजिट साइड में बनता है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और सेम साइड में बन जाएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। यही मिरर की बात करें तो मिरर में अगर सेम साइड में बन जाएगा तो क्या बोलेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड था, और अगर उसके अपोजिट में बन जाता है साइड में तो बोलते वर्चुअल एंड इरेक्ट था। ठीक है। उसके बाद कहता है मार्क ऑप्टिकल ओ। अच्छा, इसको मार्क कर दिए। यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए आप ए बी लिख दीजिए, इसको ओ हटा दीजिए। उसके बाद फिर कहता है हाइट ऑफ द इमेज, मार्क ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस एंड हाइट ऑफ द इमेज ऑन द डायग्राम। तो इसमें कह रहा सब कुछ मार्क करने के लिए आपको कि ऑप्टिकल इमेज इसका हाइट कितना है, तो हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बताया था? लेंस फॉर्मूला था आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला है। इसको आप अप्लाई करके यहाँ से v निकाल लोगे। जैसे v निकल जाएगा तो यहाँ से जैसे ही आप v निकाल लोगे, v जैसे ही निकलेगा तो यहाँ से आप मैग्निफिकेशन निकालो, क्या होता है? v/u, और यहाँ से आप v/u। अच्छा, ये तो आप दोनों आपको मालूम चल गया, ठीक है, मैग्निफिकेशन निकल गया। और m बराबर क्या होता है? hi/ho। तो यहाँ से आप hi के लिए क्या करोगे? m इंटू ho कर लोगे तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ 24 सेंटीमीटर, ऑब्टेन एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑन दी अदर साइड। अच्छा, 18 सेंटीमीटर दूरी से u दिया हुआ है आपको 18 सेंटीमीटर। ये कैसा होगा? नेगेटिव में। इफ इसमें कैसा हो जाता है? इफ इसमें जो भी लेते हैं हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे। इफ दिया हुआ है क्या? व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन एट व्हाट डिस्टेंस विल बी प्रोड्यूस on the other side, what will be the magnifications produced in this case? So आपको u focal length दिया हुआ है, ठीक है, at what distance object should be placed, okay, u नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। so यहाँ पे आपको f दिया हुआ है, f कितना दिया हुआ है? वो दिया है आपको 18 सेंटीमीटर, और आपको 24 सेंटीमीटर आपको जो दिया हुआ v दिया हुआ है, ये कितना है? 24 सेंटीमीटर अदर साइड है, तो ये दोनों पॉजिटिव में ही हम ट्रीट कर लेंगे। अब कहता है कि आप यहाँ पे लेंस फार्मूला यूज़ करिए, यूजिंग लेंस फार्मूला। तो क्या बोलेगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे हमको u निकालना है, यानी 1/u बराबर लिख सकते हैं क्या? 1/v माइनस 1/f। और ये u बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा आपका f माइनस u। तो f कितना है? f है हमारा 18, u कितना, सॉरी v है यहाँ पे, ये v है, ये आपका v है, ठीक है, f माइनस v। ये आपका v कितना है? 24 है। f कितना है? 18 माइनस 24, ये कितना आ गया? 18 इंटू 24 बाई माइनस का 6, ये कट जाएगा 4 माइनस 72 माइनस 72 सेंटीमीटर। कुछ यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, और माइनस क्यों? क्योंकि u आपका इधर नेगेटिव में ही आना चाहिए था, माइनस 72 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन दिस केस। तो m बराबर क्या लिखोगे? v/u। v कितना है भाई? v पॉजिटिव में 24, और u कितना है? 72 माइनस का, ये कट जाएगा 24 या 72 माइनस 1/3, मतलब छोटे साइज का बना हुआ है, 1/3 साइज है अपने ऑब्जेक्ट के। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं? तो डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है। अब उसमें कहता है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो ये है आपका ये हुआ आपका प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ डायग्राम लेवल्ड, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर है तो यहां पे क्या होता है? रेज आती हैं और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। ये आपका क्या? ये आपको बन गया क्या? प्रिंसिपल फोकस के लिए रे डायग्राम हमने बना लिया। सो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या होगा कि व्हेन पैरेलल इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस
then it appears to diverge from a point, या it appears to diverge from a point which is known as principal focus. और फोकल लेंथ के लिए वेल लेवल डायग्राम हमने बना दिया. तो इन दोनों सवालों का जवाब हमने यहाँ पे दे दिया. द पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लेंस इज 4 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंथ. तो पावर दिया और P बराबर क्या होता है 1/f, यानी F बराबर क्या हो जाएगा 1/p और 1/p में 1/d मतलब 0.25 क्या मीटर, यानी 25 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ आपको पता है. यहाँ पे मीटर में होता है ये, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंथ, स्टेट द नेचर. तो अब यहाँ फोकस पता चल गया और यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी यू बराबर आपको दिया हो 50 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एफ इसमें कैसे ट्रीट करो, ये लेंस है ना, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका निगेटिव होगा. ठीक, ऑफ दिस लेंस नेचर एंड मैग्निफिकेशन. देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये उस तरीके से 2f2 पे बन रहा है. ऑब्जेक्ट कहाँ पे 2f2 पे है, और जब 2f2 पे होता है तो 2f1 पे ही बनता है, मतलब सेम साइज का बनेगा, इतने ही दूरी पे बनेगा. यानी यूजिंग लेंस फॉर्मूला की अगर बात करोगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u आएगा. अब हमको यहाँ पे f पता है, u पता है, तो हमको क्या निकालना v, यानी 1/v बराबर क्या बोलोगे 1/f प्लस 1/u, यानी इसको लिख देंगे क्या v बराबर, डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे हम कि v बराबर होता है FU बाई F प्लस यू. ठीक है, अब f कैसा है पॉजिटिव, तो 25, u कैसा है निगेटिव माइनस का 50, ये कितना है 25 माइनस का 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 50 बटा में माइनस का 50, ये कट गया 50, कितना हो गया 50. हमें v निकालना था ना, ये u हो गया हमारा पॉजिटिव, v कैसा हो गया मेरा, ये हो गया निगेटिव, ये भी निगेटिव आ गया क्या हमारा, नहीं निगेटिव या नीचे भी तो निगेटिव होगा ना, नीचे माइनस का 25 होगा, माइनस 25, ये 50 नहीं हो रहा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो माइनस का गया, ये प्लस का 50 सेंटीमीटर है. मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर जितना दूरी पे था उतना ही अपोजिट साइड में लेंस के हमारा इमेज बन गया. उसके बाद कह रहा है इसमें प्रोड्यूस बाय द लेंस, ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर. तो आंसर जस्टिफाई करने के लिए आप बना दीजिए, ये है आपका ये यहाँ पे अगर आपका फोकल f1 बोल लो या f2 बोल दो इसको, और ये 2f2 पे आपको बोला कि यहाँ पे u, मतलब ये आपका 25 सेंटीमीटर पे है, ये आपका 50 हो गया, डबल पे कर दिया हमने. ठीक है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये इस तरीके से जाएगा. यहाँ पे आप ले लो बराबर बराबर पे f1 और वैसे ही यहाँ पे ले लो आप 2f1. अब ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे इधर चला गया, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए, यहाँ पे जाकर मिला दीजिए, मिल करके वहीं पे बन गया जहाँ पे 2f1 था. तो ये वाली दूरी कितनी है, ये आपकी 50 सेंटीमीटर वाली दूरी है. तो इस तरीके से रे डायग्राम को आप ट्रेस करिएगा. अच्छा याद रखिएगा कि ये सब जो रे को जाने का रास्ता जो दिखाते हैं एरो से, वो दिखाना ना भूलें, ये तो नंबर कर सकते हैं. यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर बनता है, उसको भी बना लिए, थोड़ा सा स्किल का सहारा लेकर के ही बनाइएगा सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, draw a ray diagram to show the formation of image of an object placed between infinity and optical center of concave lens. Good question. Diverging lens के बारे में बोला. A concave lens of focal length इतना formed an image of इतना from the lens, calculate the distance. देखो ये वाला तो तुम खुद से बना लेना, ये वाला इधर आते हैं बात करते हैं. कह रहे कि कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ उसका दे, तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, तो निगेटिव ले लेंगे माइनस का 15 सेंटीमीटर. उसके बोलता है कि फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यू दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर, इसको कैसे लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे या निगेटिव में लेंगे, क्योंकि हमेशा ये लेफ्ट साइड में. अच्छा एक और तरीका बताया था हमने आपको कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर कोई दूरी को आप मेजर कर तो पॉजिटिव लेना, उसके अगेंस्ट में करोगे तो निगेटिव ले लेना, तो यू हमेशा निगेटिव ही रहेगा. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कैलकुलेट. अच्छा इमेज बना हुआ, सॉरी ये v दिया हुआ है आपको, और v कैसे दिया हुआ फ्रॉम द लेंस, तो v को पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, यहाँ पे ये पहले सोचना होगा. तो जो हमारा नॉर्मली इसमें बनता है कॉनकेव लेंस में, जो बनता है कॉनकेव लेंस में, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्टिव बनता है, यानी v हमारा पॉजिटिव निगेटिव ही रहेगा. अब यहाँ पे यूजिंग लेंस फॉर्मूला आप लिख दो, तो क्या बोलोगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/u बराबर क्या बोल दोगे, तो 1/f
इफ यहां पे लिखोगे 1/f, पूरा लिख लेते नहीं तो बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमको u निकालना, u को इधर, इसको इधर, 1/u बराबर क्या बोल देंगे 1/v माइनस 1/f, या u बराबर हम बोल सकते हैं f v अपॉन f माइनस v। उठा के पुट कर दे, f v कितना, f कितना है -15 माइनस 10, -15 माइनस 10 अपॉन v कितना है, f कितना है माइनस का 15 और ये माइनस ऑफ माइनस 10। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस यहाँ आ गया 150, ये हो गया -15 प्लस का 10, तो ये इतना कितना हो गया माइनस का 5 अपॉन 150, ये कट गया 15 माइनस का 30 सेंटीमीटर। सही बात है, निगेटिव में यू आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है -30 सेंटीमीटर। फिर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म, तो एम बराबर क्या बोलोगे v/u, तो v कितना है, v आया हमारा, अच्छा दिया हुआ है माइनस का 10, u है माइनस का 30, 1/3, जाहिर सी बात है छोटा ही बनाता है हमेशा। और द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, ऑब्वियस सी बात है जब इसको दिख रहा है कि भाई जिधर लेंथ देखो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, मतलब कैसा बना, वो वर्चुअल बना नेचर और इरेक्ट बने। और ये आपको मालूम पहले से भी है कि इसमें दो ही केस बनता है और दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है आपका इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू लिस्ट द साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और ये सब सारी चीजें आप खुद से कर लीजिए। उसके बाद और क्या बोलता है, ड्रॉ द रे डायग्राम, apply this sign convention, draw the determination of focal length of a spherical mirror which form 3 times magnified real image of an object placed, real image बोल दिया। अब ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन अगर आपको, अगर इसमें बात करेंगे स्फेरिकल मिरर में, तो अगर रियल की बात कर लिए, रियल कहाँ लिखा हुआ था, मैग्निफाइड रियल इमेज, तो ध्यान रखना आपको। इस देखो छोटी छोटी ना बातों में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, तो यहां बोल रहा है कि रियल बन रहा है मैग्निफाइड, तो देखो रियल तो पहले तो कॉनकेव मिरर में ही बनेगा, ओके। उसके बाद बोलते हैं मैग्नीफाइड बन रहा है, तो रियल में मैग्नीफाइड कब बन सकता है, देखो उसमें दो केस में मैग्नीफाइड हो रहा था, एक तो आपका वर्चुअल में भी बनता है, तो वर्चुअल वाला कब था, जब ऑप्टिकल और फोकस के बीच में होता है, तो ऑप्टिकल और फोकस के बीच में तो आपका है ही नहीं, इसका मतलब वो इमेज कैसा है, रियल है, तो हो ही नहीं सकता है, यानी ये हमारा कैसा होगा, तो ये ऑप्टिकल और उसको छोड़ने के बाद, मतलब यहाँ पे जो हम केस बना सकते थे, अगर ये रियल नहीं लिखता तो यहाँ केस बनाना पड़ा मैग्निफिकेशन के लिए, बट यहाँ m जो होगा हम लिख सकते हैं 3 डायरेक्ट, और m बराबर क्या होता है -v/u बराबर 3, तो v बराबर कितना बोल दोगे -3u, तो यहाँ एक मिल गया तुमको v और u का रिलेशन। अच्छा इसमें और कुछ दिया है, फोकल लेंथ डिटर्मिनेशन दैट इज प्लेस एट 16 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। u दिया हुआ है आपको 16 सेंटीमीटर, तो u कैसा है माइनस का, तो v कितना हो जाएगा -3 इंटू माइनस का 16 सेंटीमीटर, यानी 48 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या आप मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला नहीं कर सकते हो क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दोनों मिल गया, 1/48 माइनस 1/16, 16 48, 1 - 3 -2/48, कितना हो गया, f बराबर हो जाएगा -24 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ लेंस, एबिलिटी टू कन्वर्ज या डाइवर्ज, कितना ज्यादा आप कन्वर्ज कर सकते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। डिफाइन इट्स यूनिट, डायप्टर। यू हैव टू लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ 10 -10, दो लेंस है जिसका एक लेंस है f1 बोल दो 10 सेंटीमीटर, एक का f2 बोल दो -10 सेंटीमीटर। स्टेट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस, तो देखो यहाँ पे कैसा है, ये फोकल लेंथ से ही पता चल गया कि कौन कैसा है, अगर ये पॉजिटिव है और ये कैसा है निगेटिव है, तो ये वाला तो आपको कैसा हो गया, ये कन्वर्जिंग लेंस है, और ये वाला कौन सा, ये डाइवर्जिंग है, मतलब ये इसका जो पावर होगा उसका नेचर क्या होगा, कन्वर्ज करने का, इसका पावर कैसा होगा, डाइवर्ज करने का। Which of these two lenses will form virtual and magnified image, कौन वर्चुअल और मैग्निफाइड बनाएगा, पहला सवाल पूछता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 8 सेंटीमीटर लेंस से दूर रखा गया, तो 8 सेंटीमीटर रखने का मतलब क्या हो गया, देखो 8 अगर रखते हो तो ये कैसा बनाएगा, ये 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्लस माइनस को बाद में देखेंगे हम,
ये माइनस का होगा, ये भी ये प्लस है, मतलब ये फोकल, ये ऑप्टिकल और फोकस के बीच में आया, तो ये कैसा बनाएगा, ये आपका बनाएगा वर्चुअल, वर्चुअल बनाएगा। मैग्नीफाइड बना सकता है क्या, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड बिल्कुल ये बना सकता है। और कह रहा है कि will form virtual magnet from it, draw the ray diagram to justify answer। क्या बिल्कुल ये बनाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल उसके बीच में आएगा और ये तो बनाता ही बनाता है, कहीं पे भी आप रख दो ये वर्चुअल और डायरेक्ट ही बनाता है। तो इसका रे डायग्राम इमेज आप बना ही सकते हो अपने आप से, बनाइए और इसका आंसर बाकी जो मैंने समझाया वो समझा ही दिया आपको। डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट लेंस। ओके, डाइवर्जेंट लेंस किसको बोलेंगे, कॉनकेव लेंस, इसको डिफाइन करना आपको। A divergent lens of focal length this form an image of an object of size 6 cm on the same side of the object at a distance of 15 cm from its optical center. Use lens formula to determine the distance of the object from the lens and the size of image formed. ठीक है, तो आपको बोलता है डाइवर्जेंट लेंस है, फोकल लेंथ उसका दिया हुआ है f बराबर 30 सेंटीमीटर, तो ये सीधे माइनस में चला जाएगा। Image forms an image of an object of size 6 cm on the same side, एक ही साइड बना लेता है, तो यहां पे HO दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर at a distance 15 cm from the optical center, forms an image of an object on the same side at a distance of, तो यहां पे V दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर, सेम साइड मतलब माइनस लिख दो। यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको यू निकालना है, यहां से यू आपको निकालना है। क्या आप यहां पे यूजिंग लेंस फॉर्मूला नहीं कर सकते हो क्या, यूजिंग लेंस फॉर्मूला यूएलएफ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, अभी ये सब कुछ बता दिया ऑलरेडी। 1/v/u बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर यानी 1/v माइनस 1/f, u बराबर आप लिख सकते हो ऐसे vf अपॉन f माइनस v, u कितना है -15 -30 अपॉन माइनस का 30 और माइनस प्लस यानी माइनस का 15 आ जाएगा, कट गया, ये कितना गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यू मिल गया। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेट। देखो हर क्वेश्चन में रे डायग्राम आपसे बोल रहा है, मतलब रे डायग्राम में आपको मास्टरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि रे डायग्राम अगर आपको नहीं आता है तो आप वहां पे सवाल में बनाते रे डायग्राम ट्रेस नहीं कर पाओगे और आपका नंबर कट जाएगा। तो ये जो 3 सवाल इसमें है और ये 5 नंबर का है, तो मान लेते इसको दे दिया 1 नंबर, इसमें दे देगा वो 2 या 3 नंबर के आस पे, इस पे दे देगा आपको, अगर 3 नंबर दिया तो इस पे 1 नंबर, ये 1 नंबर, और अगर ये 1 नंबर है ये 2 नंबर पे दे दिया तो ये 2 नंबर में, अगर 2 नंबर पे नहीं देगा ये 2.5 नंबर दे सकते हैं, 1.5 नंबर। तो आपका रे डायग्राम ट्रेस करना मतलब 1 नंबर आपको मिल जाना, मिनिमम आपको इतना तो मिल ही जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हमने देखे किसके, लाइट चैप्टर के। अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन आई पे।
तो बच्चों अब हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दूसरे चैप्टर का PYQ स्टार्ट कर रहे हैं और दैट इज ह्यूमन आई, जो कि पूरा रिलेटेड है आपके लाइट चैप्टर से, इसीलिए इसको उसके साथ हम पहले इसको बताएंगे, फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले, देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज स्काई लुक्स ब्लू ऑन क्लियर डे? आसमान नीला क्यों दिखता है? सिंपल सी बात है कि जो आसमान में जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो आपके ब्लू जो कलर का जो वेवलेंथ, ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है उसके साइज के बराबर होता है। तो उसकी वजह से उसका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्कैटरिंग होने की वजह से ब्लू जो लाइट है वो हमको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। खैर इसमें वॉलेट भी स्कैटर होता है बट वो छिप जाता है। शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट ब्लू एंड वॉलेट आर स्कैटर्ड much more than longer wavelength red. Although violet is scattered the most, our eye are more sensitive to blue light and some violet light is absorbed by the upper atmosphere. Therefore, scattered light that reaches our eyes appears blue. इसीलिए आसमान हमको नीला दिखता है। Next question, draw a diagram to show dispersion of white light. Dispersion मतलब क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 बैंड। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करता है तो क्या करेगा? देखो यहां से जब आया तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो व्हाइट लाइट है जितने अलग अलग कलर्स में जो होते हैं वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने अलग वेवलेंथ है, तो उनका स्पीड भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू अलग मीडियम में जाने की वजह से उनका जो स्पीड होता है उसमें वेरिएशंस आ जाता है और उसकी वजह से जो व्हाइट लाइट है वो 7 अलग डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है। उसका डायग्राम है यहाँ पे। देन क्वेश्चन है, what is the cause of dispersion? So different colors of light have different speeds in different refractive medium, so they bend through different angle inside the prism. यही जो मैंने आपको बताया। Next question, the color of clear sky from the earth appears blue, but from the स्पेस इट अपियर्स ब्लैक। वाई? क्योंकि स्पेस से जब हम देखेंगे, क्योंकि इसका पहले का जवाब तो हमने ये वाला तो दे दिया आपको, बट अगर हम स्पेस से देखेंगे तो एटमॉस्फेयर तो हमारा नीचे है ना, स्पेस से देखो तो वहां कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वैक्यूम है। तो जब वैक्यूम नहीं है तो जो लाइट आ रही है वो स्कैटर्ड होंगी नहीं, कोई भी लाइट उसमें स्कैटर्ड नहीं हो रहा है, एंड दैट्स वाई वो कैसा दिखता है आपको? ब्लैक कलर का। तो ऑन अर्थ द स्काई लुक ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर, बट फ्रॉम द स्पेस इट लुक ब्लैक बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू स्कैटर्ड लाइट। Next question, define the term power of accommodation. Write the modification in the curvature of the eye lens which enable us to see nearby object clearly. तो power of accommodation क्या होता है? जो ciliary muscles ability of the eye lens to change its focal length to see different objects at distant places या फिर of डिफरेंट डिस्टेंस क्लियरली। अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा आई जो हमारे जो फोकल लेंस का जो एबिलिटी होता है उसको एडजस्ट करने का, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। देन फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट द आई लेंस बिकम थिकर मोर कर्व डिक्रीजिंग इट्स फोकल लेंथ। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए आई लेंस कैसा हो जाता है? थिकर हो जाता है और डिक्रीज कर लेता है अपने फोकल लेंथ को। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपी? हाइपरमेट्रोपी का आपको मालूम है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस। मतलब ए डिफेक्ट इन विच नियर बाई ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली, जिस इफेक्ट में हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते। कॉज क्या होता है? इसमें पूछा हुआ है कि टू कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, करेक्शन ऑफ मेट्रोपिया यूजिंग अ लेंस। तो कॉज क्या होगा? शॉर्ट आई बॉल। और दूसरा कॉज होता है लेंस कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेस कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। तो आई लेंस का जो पावर ऑफ कन्वर्जन होता है वो कम हो जाता है। करेक्शन क्या है? इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसको पहले कन्वर्ज करा दो। कन्वर्ज कराने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। वो दूर जाके बनता है ना, उसको पास आपको लाना है। तो पहले रेज को जो दूर से जा रही है उनको कन्वर्ज करा दीजिए, थोड़ा पास ले आइए। तो उसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। What is mean by power of accommodation? देखो फिर से ये सवाल पूछा, मल्टीपल टाइम्स PYQ में पूछा गया है। It is ability of eye lens to change its focal length to see objects at different distance can be seen clearly. Then पूछता है what is myopia? myopia को बोलते हैं हम लोग जहाँ पे myopia आई में देखो फार पॉइंट हमारा 1.2 मीटर के आसपास हो जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा हम देख नहीं पाते हैं। और इसको बोलते हैं what should be the type of करेक्टिव लेंस यूज। तो इसमें हम देखो, इसमें क्या होता है कि पहले ही बन जाएगा, रेटिना से पहले आपका रे जाके कन्वर्ज कर जाता है। उसको दूर ले जाने के लिए हम लोग वहां पे डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, एंड दैट लेंस इज नोन एज कॉनकेव लेंस, है ना।
कैलकुलेशन इसके लिए अगर करोगे कि फार पॉइंट इसमें 1.2 का दिया है तो पावर कितना हो जाएगा 1/f और ये माइनस भी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस यूज करें। कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा हुआ, डाइवर्जिंग। सो ये हो जाएगा 0.83 डायोप्टर का आपको लेंस यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू, ऑलरेडी बता दिया। वी कैनॉट सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली इफ इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द आई। देखो जो आई के बहुत पास, एंड देन व्हाट इज प्रेस बायोपिया, राइट टू कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। देखो आई के बहुत पास लाने के बाद चीजें ब्लर होने लगती हैं क्योंकि उससे ज्यादा एबिलिटी नहीं है आपके लेंस को थिक होने का, क्योंकि पास आएगा तो उसको ठीक उतना सिलियरी मसल्स आपका काम ही नहीं करेगा, बिकॉज द आई लेंस कैन नॉट रिड्यूस इट्स फोकल लेंथ बियॉन्ड अ लिमिट। एक लिमिट के बाद अपने आप सिलियरी मसल्स उसको डिक्रीज नहीं कर पाता है, तो सिलियरी मसल्स कैन नॉट एकोमोडेट मोर, सो क्लियर इमेज इज नॉट फॉर्म ऑन द रेटिना। प्रेस बायोपिया क्या है भाई, इट इज एन एज रिलेटेड डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। जैसे दादा दादाजी के जो लोग हैं, उम्र के लोग हैं, उनको प्रेस बायोपिया होता है, ये ड्यू टू एज ये आता है। टू कॉजेस प्रेस बायोपिया, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स और लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो ये दो रीजन है कि आपका सिलियरी मसल वीक हो जाता है पहले तो, और दूसरा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई का वो लॉस हो जाता है, इसकी वजह से हम ज्यादा पास की चीजों को देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। अगेन हमने बताया डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट को क्या बोलते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स विद ग्योर व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज ड्यू टू डिफ्रैक्शन इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपी, अगेन ये बताया हुआ है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई करेक्शन मेड सुटेबल लेंस, ये सब बताया हुआ है, इसको मैं दोबारा इसमें आपको डिस्कस नहीं करूंगा। सीधे हम आते हैं किसी फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के बारे में। देखो रेनबो में क्या होता है, जो रेज हैं वो ड्रॉपलेट्स के अंदर पहले तो डिफ्रैक्शन होता है, देन TIR होता है, देन फिर रिफ्रैक्शन होता है, और हम लोग सेम साइड में, मतलब इधर आपका सूरज है, सूरज इधर ड्रॉपलेट्स, इधर से हम देख रहे हैं, तो बीच में हम लोग हैं, दोनों साइड से कौन है, सूरज है एक तरफ, ड्रॉपलेट्स, और यहाँ पे जो रेज सूरज से जो रेज जाती है वो ड्रॉपलेट्स में पहले रिफ्रैक्शन, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन होकर के हमारी आंखों तक आती हैं। तब उस केस में वो जो ड्रॉपलेट्स है वो व्हाइट लाइट को क्या करता है, 7 बैंड में तोड़ देता है, और तब हम क्या देख पाते हैं, रेनबो देख पाते हैं। तो लिखा हुआ है सनलाइट इंटर रेन ड्रॉप, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द ड्रॉप, reflection again refraction not reflection again coming out, different colors emerged at a different angle forming a rainbow। ये रीजन है। अगर हाइपरमेट्रोपिया वाला सब कुछ बताया हुआ ये देख लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of approximately 3 meters from him। 3 मीटर की दूरी पे जो वर्ड लिखा हुआ उसको देखने में असक्षम है एक स्टूडेंट। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन। जाहिर सी बात है जब शॉर्ट साइटेडनेस की बात करें तो मायोपिया, मतलब उसमें दूर वाली चीज हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है डिफेक्ट सफरिंग फ्रॉम द स्टेट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। इसके पॉसिबल कॉज क्या है, तो रीजन क्या है, स्टूडेंट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसके जो पॉसिबल डिफेक्ट्स हैं, कॉज है, वो क्या, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल और एक्सेसिव कन्वर्जिंग पावर, बहुत ज्यादा कन्वर्ज हो जाता है, पहले चीज कन्वर्ज हो गया तो रेटिना पे वो बनने देता नहीं। करेक्शन में मायोपिया में क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग कॉनकेव लेंस लगाते हैं, डाइवर्ज करते हैं रेस को, ताकि जो पहले रेटिना से पहले कन्वर्ज किया था उसको थोड़ा फैलाएंगे, उसको दूर ले आके कन्वर्ज कराना है। तो दैट मायोपिया करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस which diverges the incoming rays so that the image is formed on the retina। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज। देखो ये ह्यूमन आइज के जो बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसके फंक्शंस, उसके डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ लिखा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है भाई, व्हाइट लाइट, मतलब जो लाइट है इंटर्स एंड बेंड्स रिफ्रैक्टेड थ्रू इट। व्हाइट लाइट जो हमारे अंदर आंखों में जाता है वो कॉर्निया के थ्रू ही तो जाता है। आइरिस क्या है, तो कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। मान लो धूप में जा रहे हो तो छोटा हो जाएगा, उसको कंट्रोल करने में काम करेगा, छोटा करेगा, क्योंकि प्यूपिल को, है ना। आप अंधेरे में आते हो तो आपका जो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, तो देखो दो लेंस होता है हमारे ह्यूमन आइज में, एक लेंस और यहाँ पे बोल लो आप कॉर्निया के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस, सॉरी लेंस बोला है मैंने, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर समझ लिया।
एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर को मैं जो बताता हूँ वो सुन लीजिए कि लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और विट्रस ह्यूमर लेंस और रेटिना के जो बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो उसको ध्यान में रखिएगा। क्रिस्टलाइन लेंस क्या है? यही तो लेंस है जो हमारा फोकसेस लाइज टू फॉर्म इमेज ऑन दी रेटिना। यही लेंस तो हमारे आंखों मतलब देखने में हमारी मदद करता है। और सिलियरी मसल्स क्या है? तो ये क्या करता है? चेंज करता है शेप ऑफ लेंस टू सी नियर बाई और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। सिलियरी मसल्स का यही काम है। सो बच्चों इस चैप्टर का भी ये PYQ वाला ये हुआ समाप्त, जो क्वेश्चंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अब हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। So question है बेटा, current of 0.5 ampere is drawn from a filament of an electric bulb for 10 minutes. I दे दिया, T दे दिया 10 मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक, Q बराबर IT होता है, Q इंटू आई कर दे 300 कूलम। सो इस क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं कि इसको हम लोग इरेज करके बनाते चलते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ? I दिया हुआ, I किया 0.5 एम्पियर, और T दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? 10 मिनट। 10 मिनट को आप सीधे सेकंड में कन्वर्ट करिए, 600 सेकंड हो गया। Q बराबर क्या होता है? IT होता है, यानी 0.5 इंटू 600, 0.635, 300 क्या कूलम। इतना चार्ज फ्लो कर जाएगा उतने टाइम में सर्किट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा जब 20 कूलम चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट से पास करेगा? तो Q W बराबर Q भी फॉर्मूला है, W बराबर Q भी फॉर्मूला है, Q और B पुट किया और दैट इज 60 जूल आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मेड ऑफ एन एलॉय जनरली lower than that of the constituent metal, higher than that of the constituent metal, decreases with increase in its area of cross section और increase with the increase in area in its length। तो आपको मालूम है कि जब अगर आप रेजिस्टिविटी की बात करोगे एलॉय के, तो जनरली उसका जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो RM प्लस, मतलब जो मेटल है जो नॉन मेटल है बटा में 2, मतलब उनका एवरेज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है मेटल से बढ़ जाएगा, नॉन मेटल से घट जाएगा। तो हाइयर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल आप लिखोगे, मेटल की बात कर रहा है ध्यान रखना, नॉन मेटल बोलता है तो हम बोलते नहीं उसे कम, क्योंकि नॉन मेटल का ऐसे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो आपका आंसर बी इज करेक्ट। लोअर देन इज कंस्टिट्यूएंट मेटल नहीं, उसे कम तो नहीं होगा क्योंकि छोटा होता है आपका RM, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ज्यादा कम होता है। A wire of length L is gradually stretched so that the volume of so that its length increases to 3L if the original resistance R then new resistance। कह रहा कि एक वायर है L लेंथ का है और उसको 3 टाइम्स उसको इलोंगेट खींच दिया गया, स्ट्रेच किया गया। तो जब उसको स्ट्रेच करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसको स्ट्रेच करोगे तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करा, मतलब दोनों की वजह से, एक की वजह से तो बढ़ेगा रेजिस्टेंस, एक की वजह से घट रहा होगा। तो हमको उन दोनों का क्या करना होगा, फैक्टर्स देख लेना होगा किसकी, मतलब देखो लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो उस फैक्टर पे अगर बात करेंगे तो यहां देखते हैं कि ये मेरा ओरिजिनल वाला है, जब इसको हमने बढ़ा दिया खींच दिया तो ऐसा, तो इसका जो एरिया है वो कम हो गया, A' हो गया कुछ। अच्छा वॉल्यूम तो इसका चेंज होने वाला नहीं हो रहा, वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया कितना हो गया, तो यहाँ पे AB हो गया, ये 3L और A' हो गया, तो A' यहाँ से मिल गया A/3 होता है। अब जो R' होगा वो कितना हो जाए, तो रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा, L'/A', तो रो L' कितना हो जाएगा, इसको L/3L बोल दो, और A' कितना होगा A/3, तो यानी कितना मिल गया 9 रो L/, जो रो L/A ये पुराना वाला रेजिस्टेंस था क्या, यानी 9R के बराबर हो जाएगा क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम। एक रेजिस्टेंस मेटल वायर जिसका लेंथ 3 मीटर है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 60 ओम। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो रो बराबर क्या होता है
रो बराबर हो जाएगा आर बराबर रो एल बाई ए, तो आर ए बाई एल हो जाएगा। बस उठा करके फॉर्मूला में फिट किया यहाँ पे और ये आंसर मिल गया। फिर क्वेश्चन कहता है कि जस्टिफाई, और कह रहा है कि अगर हमने लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वायर को डबल किया, जस्टिफाई और आंसर, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आएगा क्या? तो रेजिस्टिविटी की रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होता है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का प्रॉपर्टी आप कब चेंज कर सकते हो? या तो मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा दो तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो मटेरियल का जब तक मटेरियल सेम है, आपको ध्यान रखना इस बात का अपने बोर्ड्स में कि उसका रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगा। डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट रेजिस्टिविटी, बट सेम मटेरियल, उसके साथ कुछ भी कर दोगे रेजिस्टिविटी वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 2, 3, 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सबको सीरीज में कनेक्ट, और आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको जोड़ दीजिए। और ए पैरेलल होता तो क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस बात का ध्यान रखना आपको। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बनाना है। तो देखो इसमें हमने आपको बताया था, और फिर से बता दूं, ये आपको पीछे से आना है। ये देखो ये दोनों कैसे हैं, तो इन दोनों को आपको क्या करना है? ये सीरीज में जोड़ दो। फिर ये वाला और ये वाला देखोगे आपस में कैसा हो जाएगा? पैरेलल में। फिर ये वाला इसके साथ कैसा हो जाएगा? सीरीज में। फिर ये वाला और ये वाला आपस में कैसा हो जाएगा? पैरेलल में। तो वही वाले कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे बनाया। तो कैसा हुआ? तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ा और इसका आंसर जो है 357/4 ओम के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 9 ओम एंड 2 ओम। 9 ओम का मतलब क्या हो गया? 6 से बड़ा हो गया। और 2 ओम का मतलब क्या होगा? 6 से बहुत ही छोटा हो गया, है ना। तो 6 से बहुत छोटा लाने के लिए, जब रेजिस्टेंस को बहुत छोटा करना होता है तो हम उसको पैरेलल में जोड़ दो। तीनों को पैरेलल में जोड़ दो तो 2 ओम आ जाएगा। और ये 9 के लिए क्या करना होगा? तो 2 को सीरीज में जोड़ दे क्या, या 2 को पैरेलल में जोड़ दे, 1 को सीरीज में जोड़ दे क्या? हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। तभी तो 1 का 6 और 1 का 3, मतलब 2 पैरेलल वाला। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करें? तीनों का पैरेलल किए, तो इससे क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हमारा 2 ओम के बराबर हो जाएगा। और एक में क्या किया? 2 को हमने पैरेलल किया और 1 को सीरीज में जोड़ा, तो इन दोनों से क्या आएगा? आपको 3 ओम आएगा, और ये वाला 6 ओम प्लस 6 ओम कितना मिल जाएगा? टोटल 9 ओम। तो 2 पैरेलल में और 1 सीरीज में हमको जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर ऑफ ईच 4 ओम रेजिस्टेंस। देखो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम के लिए आपको सीरीज में जोड़ना होता है, मिनिमम के लिए आपको पैरेलल में। तो अगर 4 रेजिस्टेंस 4 ओम का है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 16, और सीरीज में कितना? 4/4 1 ओम। तो आर मैक्स इतना हो जाएगा, और ये R/4 हो जाएगा, दैट इज 1 ओम इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, draw the systematic diagram of a circuit consisting of battery of 4 1.5 volt cell। ठीक है, बना दिया यहाँ पे 1.5 1.5 1.5 1.5 सबको जोड़ के कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट का बैटरी। और रजिस्टर ऑफ 5 ओम लगा दिया, और 10 ओम रजिस्टर लगा दिया, और 15 ओम रजिस्टर लगा दिया, अब प्लग लगा दिया, ये हमको बोलता कर दिया। नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। कितना करंट पास होता है? सब सीरीज में 15 10 25 10 30, तो कितना हो जाएगा? V बराबर IR, V बराबर IR। तो I बराबर कितना आ जाएगा? तो यहां से I बराबर आपका आ जाएगा V/R इक्विवेलेंट, दैट इज 1/5 0.2 एम्पियर। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर व्हेन प्लग इज क्लोज्ड। तो इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो V बराबर क्या होगा? यहाँ पे मान लो V2 बोल दो, V2 बराबर क्या बोलोगे? I R2 बोल दो। I तो जानते हो सब में 0.2 जाएगा, 0.2 I × 10 कर दो, यानी 2 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ का। अगर यहीं का पूछता तो क्या बोलते? तो यहाँ हो जाता, अगर बोलता V3 तो क्या बोलते? I R3। I कितना? 0.2, और ये कितना है? 15, 15 दूनी 30, 3 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे जाहिर बात है, यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 1 वोल्ट आपका पास कर रहा होगा। क्लियर है? वैसे भी दिख रहा है 5 10 15, मतलब ये 1:2:3 में बट जाएगा आपका पोटेंशियल वैसे भी। नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, एक रजिस्टर है 12 वोल्ट की बैटरी 10 ओम का, जिसको कनेक्ट करके कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। हीट बराबर क्या बोल दोगे? अच्छा, कितने देर के लिए हो रहा है ये भी तो जानना होगा। तो हीट बराबर H बराबर क्या होता है? फॉर्मूला VA²/R × T। V आपको दिए पता है, R पता है, और T पता है। T को आपको यहाँ पे कर लेना होगा × 60, बस दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो 4320 जूल इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट इन द रेजिस्टर 2 ओम। 2 ओम में कितना आपका पावर कंज्यूम होगा। तो पहले तो ये देख लो करंट कितना जा रहा है, करंट जैसे निकाल लोगे तो आर इक्विवेलेंट निकालो, 3 ओम हुआ, V बराबर आई आर, तो I बराबर V बाई आर, यहाँ 2 एम करंट गया तो पावर इसके क्रॉस कितना होता, P बराबर आई स्क्वायर आर होता फॉर्मूला। ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 2, 8 वॉट इज रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पे जो कि हमने बनाया होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बल्ब रेटेड 60 वॉट 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम रहता है, बल्ब पावर कंजम्पशन सबका अलग अलग हो सकता है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट, ठीक है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो टोटल पावर कंज्यूम, टोटल पावर कितना कंज्यूम होता है, जो दोनों का पावर अलग अलग है उनको उठा के जोड़ दो, एक का 60 है वाट है, एक का 100 वाट है, दोनों पैरेलल में उतना ही पावर, जितना उनका एबिलिटी है पावर कंज्यूम का उतना कंज्यूम करेंगे, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना आंसर 160 वाट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वाट ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। तो V बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई R बराबर P होता है, यानी यहाँ आपको निकालना क्या है रेजिस्टेंस, तो R बराबर क्या बोलोगे V स्क्वायर बाई P, फॉर्मूले पे है, यहाँ पे पुट करोगे दैट इज 44 ओम। देन द करंट ड्रॉन बाई इट, कितना करंट, तो P बराबर VI, एक और फॉर्मूला होता है, आपको P का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, P बराबर आई स्क्वायर R, एक होता है V स्क्वायर बाई आर और एक होता है VI, ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। और वैसे हीट के लिए भी आपको ध्यान में होना चाहिए I स्क्वायर RT, एक होता है आपका V स्क्वायर बाई R इंटू टी और एक होता है VIT, ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में एकदम रखना ही रखना होगा, तब जाकर आपके लिए चीजें आसान होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हाउस 2 बल्ब्स ऑफ 50 वाट ईच आर यूज फॉर 6 आवर डेली एंड एन इलेक्ट्रिक गीजर ऑफ 1 किलोवाट इज यूज फॉर 1 आवर डेली। कह रहा है कि एक घर में 2 बल्ब 50 वाट के यूज हो रहे हैं 6 घंटे के लिए, इलेक्ट्रिक जो गीजर है वो 1 किलोवाट का वो यूज हो रहा है 1 घंटे के लिए डेली, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन मंथ ऑफ 30 डेज। तो 30 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो जाहिर सी बात है कि 30 दिन में एनर्जी कंज्यूम करने के लिए एक बल्ब कितना, तो देखो 2 बल्ब है तो 50 वाट एक तो 100 वाट हो गया, 6 घंटे के लिए कर रहा है, तो क्या करेंगे P बराबर VI होता है, या सॉरी P बराबर P बोल रहे हैं, H बराबर क्या बोलते हैं PT बोल सकते हैं, पावर इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा ये 100 और 600 हो जाएगा किलोवाट में, किलोवाट आवर में होता है, आपको मालूम है कि जो कमर्शियल यूनिट होता है वो किलोवाट आवर में होता है, तो आवर को चेंज नहीं करना है, तो 600 कितना हो जाएगा वाट, किलोवाट आवर होता है, ठीक है kWh, तो वाट आर में तो आ गया, किलो में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका 600 जो था यहाँ पे देखो एनर्जी कंज्यूम बाई 2 बल्ब 600 इंटू 6 100 इंटू 6 क्योंकि 2 बल्ब है 100 हो जाएगा 600 वाट आर, और इसको डिवाइड करने 1000 था 0.6 किलोवाट आर। वैसे गीजर कितना कर रहा है 1 किलोवाट कर रहा है, तो 1000 हो गया, 1 किलोवाट के लिए 1000 वाट हो गया, तो 1 वाट ये किलोवाट और 0.6 किलोवाट आर ये दोनों को उठा के जोड़ दो, 1 घंटे में कितना किया 1.6 किलोवाट, तो कंज्यूम 30 दिन में कितना करेगा, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई तो 48 किलोवाट आवर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ द रेट 8 रुपए पर किलोवाट आवर, 8 रुपए पर किलोवाट आवर आपने क्या किया, आप कंज्यूम मतलब उसका रेट है 1 किलोवाट का, तो भाई इसको क्या करो 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, कि कितना आपका आंसर आया, तो ये रुपीज में आ जाएगा 68 34 6 384 रुपया आप महीने का किसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर NE, इलेक्ट्रिक सर्किट I बराबर Q/T, पोटेंशियल डिफरेंस B बराबर, ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का भी ये आपका जो PYQ था वो समाप्त। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो बच्चों अब हम बात जो लास्ट हमारा चैप्टर हुआ रह गया है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके भी PYQ उसको देख ले रहे हैं कि इसमें क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सोलेनॉइड, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फील्ड लाइंस ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड एक्सप्लेन द फील्ड इनसाइड इट। तो इसका आंसर है सोलेनॉइड
आपको मालूम भी होता क्या है कि सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर हैविंग मेनी टर्न्स वाउंडेड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, है ना। ऐसा ऐसा कुछ शेप में बन जाएगा, बहुत सारे वायर्स को हम लोग आपस में क्या करेंगे ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये जो हेलिकल शेप बन करके आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। देन मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड इज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सिमिलर टू बार मैग्नेट बन के आता है आपका, सिमिलर टू बार मैग्नेट। Inside the solenoid, the magnetic field lines are parallel, straight and closely spaced. ये सब बात आपको लिखनी है। And uniform magnetic field inside the solenoid. Solenoid के अंदर जो फील्ड लाइंस होते हैं वो एकदम कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्लोजली पैक्ड होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। आउटसाइड द सोलेनॉइड फील्ड इज वीक। सोलेनॉइड के बाहर फील्ड कैसा होता है, वीक होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि फील्ड देखो नॉर्मली हम 0 मान के चलते हैं, इतना कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, State Fleming's left hand rule and write its application in an electric motor। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या किया फ्लेमिंग साहब ने कि 3 फिंगर्स को उन्होंने यूज किया, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर। उनको कहा कि आप इसको तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्रेच आउट कर लीजिए। FBI फूड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसे करके मैंने मतलब एक बनाया हुआ है। तो F से फोर्स, B से मैग्नेटिक फील्ड, I से करंट। ये आपको थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ मतलब फोर्स किधर लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपको पॉइंट करना है, और I करंट के डायरेक्शन में, या फिर जो आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में, या निगेटिव साइड चार्ज के फ्लो के अगेंस्ट में इसको लगा देना है। तो दैट विल मतलब आपको ये फोर्स किस बॉडी पे किधर लगा उसको बताने में मदद करता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये इलेक्ट्रिक मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को बताने में मदद करता है। एक्सप्लेन विद द डायग्राम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, व्हाई इज द फील्ड स्ट्रॉन्गर एट द सेंटर। तो देखो जो आपके सर्कुलर वायर में कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है वो जैसे छोटे से सेगमेंट में ना, यहाँ जैसे छोटा सा सेगमेंट है तो इसको स्ट्रेट लाइन की तरह मान करके छोटा छोटा यहाँ पे क्या बनता है, कॉन्सेंट्रिक आपके पास फील्ड लाइन बनता है। फिर ये फील्ड लाइन धीरे धीरे ये ऐसे ही इस तरीके से ये ऐसे बनते हुए, और ये सारे फील्ड लाइंस ऐड होकर के यहाँ सेंटर पे जो फील्ड लाइन बनता है वो काफी स्ट्रॉन्गर बनता है। तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नियर द वायर एट द सेंटर ऑफ द लूप द फील्ड लाइंस एड्स अप making the field stronger at the center. Direction of field is given by right and thumb rule. Reason for the strong magnetic field. Magnetic field lines form all part of the loop act the same direction at the center. यानी कि जितने भी लूप से यहाँ बनते छोटे छोटे, उनकी वजह से जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है वो सब ऐड हो जाता है और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। एक्सप्लेन एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन द राइट एंड थंब रूल विद डायग्राम। देखो राइट एंड थंब रूल क्या है कि थंब अगर आपके करंट के डायरेक्शन को बताते तो ये जो कर्ल फिंगर्स हैं ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताते हैं, या फिर अगर ये आपने सर्कुलर लूप में लिया तो ये अगर आपको करंट के डायरेक्शन को बता रहा है तो थंब विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही राइट एंड थंब रूल है। इफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द कर्लिंग फिगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। Did it used to find the magnetic field around a current carrying straight conductor या conductor बोल लो आप। Next question, what happens to the compass needle when brought near a current carrying wire? Explain with the reason। जाहिर सी बात है कि जो कंपास होता है वो डिफ्लेक्ट करने लगता है जब आप करंट कैरिंग वायर के पास है। रीजन क्या है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। So compass needle gets deflected. This shows that the current carrying conductor produces a magnetic field around it, and on reversing the direction of current, the compass deflected in the opposite direction. उसके पोलैरिटी को चेंज करते हो तो कंपास के भी डायरेक्शन में चेंज आता है। मतलब हिसाब यहाँ पे वो करता है, आपको शो करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैव मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट current carrying conductor and explain the changes in the field strength with a distance। देखो तो ये जो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट की वजह से बात करो तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है, ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ये पॉइंट करो ऐसे, तो ये कैसे बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है ये ऐसे ऐसे कुछ बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है स्ट्रेट मतलब ये बताइए कि एक्सप्लेन द चेंजेस इन फील्ड स्ट्रेंथ विद डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ क्या होगा, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे किसी के साथ दूरी बढ़ेगा तो उसके साथ आपका अफेक्शन
धीरे धीरे पास वाले दोस्त के साथ ज़्यादा हो जाता है, जो साथ में बैठ रहा है, जो चला गया दोस्त उसके साथ कम हो जाता है। वैसी दूरी बढ़ेगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। और एक और चीज़ यही बता दे रहे हैं कि अगर करंट का अमाउंट बढ़ाओगे तो फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन द डोमेस्टिक सर्किट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फ्यूज का मतलब ही होता है टीम लीडर, पहले ही आपको बताया। टीएल बोले तो ये बना हुआ ही होता है टीन और लेड के एलॉय से, और ये काम करता है, इसको हम बोलते हैं टीम लीडर की तरह ये एक्ट करता है। टीम लीडर का काम क्या है कि अपने अगर कलीग्स पे, अपने अपने टीम पे अगर कोई दिक्कत आती है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये क्या करता है कि ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा कम होता है। हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है, बहुत ज्यादा मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ही करंट ज्यादा आएगा वो मेल्ट कर जाएगा, टूट जाएगा, तो पूरे सर्किट का जो लूप, जो करंट चलने के लिए आपको मालूम क्लोज पाथ चाहिए, वो पाथ ही टूट गया तो घर में हमारे करंट जाएगा नहीं, और करंट जाएगा नहीं तो पूरा अप्लायंसेस आपका बचा हुआ है। सो सेफ्टी मेजर्स, यूज ऑफ फ्यूज, एमसीबी, प्रॉपर अर्थिंग, ओवरलोडिंग, ठीक है। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्टेट टू ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है बेटा, तो ये इमेजिनरी लाइंस होता है दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट कि मैग्नेट के अराउंड में किस तरीके से फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी कर्व का यूज करते हैं, लाइंस का यूज, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज क्या है, दे फॉर्म क्लोज लूप, दे नेवर इंटरसेक्ट। क्लोजर लूप, क्लोजर लाइंस मीन्स हाई स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ओवर देयर, है ना, या स्ट्रॉन्गर फील्ड बोल दो। स्टेट 2 इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो ऐसे आपको बताने तरीके जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। तो करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। जो सोलेनॉइड होता है वही आपका बार में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज होता है, तो जो सोलेनॉइड में आपने यूज किया तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, करंट का अमाउंट बढ़ा दीजिए। दो काम आप कर सकते हैं ताकि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ सके। नेक्स्ट, draw the magnetic field lines for a circular loop carrying conductor, explain why they form concentric circle at the wire near the segment। अभी आपको बताया जो छोटे से सेगमेंट में होता है वो स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है, इसीलिए वहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। सो बच्चों, ये आपका 50 क्वेश्चन वाला जो सीरीज था ये यहाँ पे हुआ समाप्त। ऐसे वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से को आप सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनके लिए भी ये जो हमारा ये वीडियो है वो हेल्पफुल हो सके। सो बच्चों, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।